चलिए, तो आज हम शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी विश्व उद्यमी दिवस पर की। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप इकोनॉमी को भारत में बढ़ावा मिल रहा है और आए दिन हम नए नए एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसी पर आज हम खास फोकस करेंगे और चर्चा में ख़ास एनालिस्टों के साथ हम बात करेंगे और साथ ही आपको एक ख़ास शख्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन चलिए, यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो पहले मेहमान हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मोहनदास पै, चेयरमैन मणिपाल ग्लोबल, ईडी, फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोसिस। मोहनदास जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जब भी स्टार्टअप की बात हो, जब भी इसके इकोसिस्टम की बात हो, हमेशा सर आपका नाम सबसे पहले जहन में आता है। तो आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व उद्यमी दिवस है आज और चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं एक संदेश के साथ। मेरे ख्याल से जिस तरह से भारत में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास होते हुए देख रहे हैं, वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, मेरा ये संदेश है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि जो आपका सपना है वो सपना के पीछे जाना है और काम करना है। ये एंटरप्रेन्योरशिप कोई केक वॉक नहीं है, कष्ट हो सकता है लेकिन आपको अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपका सपना है वो करो, आप सक्सीड हो जाएंगे। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेना है, आपके सपने को आगे लेना है, आपको पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा और वो करने में आपको सीखना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि go live out your dream and do what you want to do. चलिए, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा फंडिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आइडियाज़ की बात की जाए, कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, तो उसमें भारत कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इसकी उभरती हुई कहानी है, मेरे ख्याल से इसके पीछे क्या क्या वो ज़रूरी हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहें इस अहम दिन पर। और उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ने में रोक सकती है, अड़चन बन सकती है? मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी थोड़ी सी फंडिंग की प्रॉब्लम है और जिसके कारण हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, छटनियां भी हो रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं चुनौतियां बढ़ रही हैं? देखिए, आज भारत में 1 लाख स्टार्टअप्स है। करीब 20,000 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिला है। 2014 से जून 2023 तक करीब $140 बिलियन, माने कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल में आया है। इन स्टार्टअप्स ने करीब $500 बिलियन वैल्यू क्रिएट किया है। $500 बिलियन माने 41 लाख करोड़ उनका वैल्यू किया है। करीब मैं समझता हूं कि करीब 15 लाख लोगों को काम मिला है और 108 यूनिकॉर्न्स है जो $1 बिलियन के ज्यादा वैल्यू कंपनीज है। मैं समझता हूं कि 2026 में भारत में 250 यूनिकॉर्न्स होंगे, करीब 30 लाख लोगों को काम मिलेगा स्टार्टअप्स में और करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, माने कि 1 करोड़ 20 लाख करोड़ का वैल्यू ये बनाएंगे। 41 लाख करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख का वैल्यू बनाएंगे और करीब 250 यूनिकॉर्न्स होंगे। लेकिन हमको एक देश में एक कमी है, वो पूंजी की कमी है। 2014 से 2022 तक यूएसए में स्टार्टअप्स और वेंचर में $2.32 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। चाइना में $832 बिलियन, भारत में $134 बिलियन। सो भारत के देश में पूंजी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, लेकिन पूंजी की कमी है। और पूंजी इसलिए कमी है कि जो हमारे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पैसा नहीं डालते। बिल्कुल नहीं,
तो अब मेरे ख्याल से चुनौती के लिहाज से और क्या-क्या बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ आपको लगता है कि हमारे सामने हैं? फंडिंग की तो कमी है, लेकिन क्या ये केवल इसी चुनौती पर आप फ़ोकस करना चाहेंगे? देखिए, भारत के कॉर्पोरेट पैसा डाल रहे, रिलायंस ने पैसा डाला है, टाटा ने पैसा डाला है, लेकिन ज्यादा करना है। जो आईटी कंपनियां हैं, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, वो उसने ज्यादा पैसा नहीं डाला है। बात करते हैं 500 मिलियन का फंड बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट, लेकिन ज्यादा काम नहीं किया। उनको भी पैसा डालना पड़ेगा ना। उनके सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में हैं, उनका बिजनेस भारत में भी बढ़ रहा है, उनको भी पैसा डालना है। कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा पैसा आना भी आ रहा है, लेकिन और भी जाना होना है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों को देखना है, और ये जो फंड्स है एआईएफ, उनको देखना है, और फैमिली फंड्स को देखना है। ये तो खुश की बात है कि फैमिली फंड्स करीब 7 लाख करोड़ हो गई है। वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, ज्यादा उसमें एक्शन है। और जो एआईएफ से, एआईएफ करीब 6 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। करीब 1200 फंड्स है भारत में, और 10 साल पहले करीब 100 थे, 150 थे, अभी ज्यादा हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पैसा चाहिए। और पैसा हर देश में इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो फैमिली फंड से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो करते हैं, वो अभी हो रहा है। और 3C है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है, कुछ बैंक, कुछ ये वाले, वो भी करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेंशन फंड और फैमिली फंड से होना। इधर पेंशन फंड ने कुछ नहीं किया, पेंशन फंड ने कुछ नहीं किया। वही हमको बहुत दुख है और दर्द है कि वो करते नहीं है, क्योंकि पॉलिसी कुछ था, पॉलिसी इंपेडिमेंट था। इर्डा ने कुछ पॉलिसी किया है, लेकिन इर्डा ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स में डालने में उन्होंने मना किया है। वही हमको बात करते कि फंड ऑफ फंड डालने से उनको एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम से फिनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया था, वो विजन लागू होने के लिए अभी चाहिए कि पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर एलआईसी हर साल 10,000 करोड़ डालती है तो क्या होगा? एलआईसी हर साल 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है। 5 लाख करोड़, इतना बड़ा हो गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री। देखिए, इधर कुछ पैसा नहीं डालते, और जो बाहर से आते हैं वो ज्यादा पैसा लाते हैं। वो एलआईसी को क्या देखना है इसमें, कि उनको सोचना है कि बाहर के लोग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो पैसा बना रहे हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एलआईसी को क्यों नहीं मिलना है रिटर्न? इसलिए हमको पूछना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। फिनेंस मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा, और हमारा पीएम साहब को भी ये बात वो देखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आगे दुनिया में इनोवेशन टेक्नोलॉजी से ही देश आगे बढ़ेगा। आपने देखा है आधार से कितना देश आगे बढ़ा है, यूपीआई से कितना देश आगे बढ़ा है। हमको न्यूज आया था कि 50 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खुला है आधार से। आधार के बिना नहीं होता था ना। लोगों का जीवन इतना अच्छा हो रहा है टेक्नोलॉजीज के साथ। वो आगे देने के लिए, देश में भारत को आगे देने के लिए और भी चाहिए, और करने के लिए स्टार्टअप्स चाहिए। देखिए, डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि आत्मनिर्भर करना है, इसलिए डिफेंस स्टार्टअप पर पैसा डाल रही है, ऑर्डर दे रही है। उसमें एक उत्सव हुआ है, और वो आगे चल रहे हैं। ऐसा पॉलिसी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पूंजी की कमी सबसे बड़ी पॉलिसी रिक्वायरमेंट है, और टैक्स वालों की टैक्स टेररिज्म कम करना है, क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स में बहुत एक भय हो गया, एक डर हो गया। क्योंकि देखिए, ये सब स्टार्टअप्स वाले इंजीनियर्स है, पहले बार वो कोई कर रहे, कंपनी चला रहे, उनको पता नहीं कि क्या करना है, और वो नोटिस भेजते हैं, उनका तंग करते हैं। वो सभी बंद होना है। हमारे युवकों को टैक्स से तंग नहीं होना चाहिए। हम बहुत साल से पूछ रहे हैं, लेकिन सुनते नहीं है फिनेंस मिनिस्ट्री में।
तो भाई साहब, अभी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक भारतीय स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भरोसा दिखा रहे हैं। आपने कुछ ट्रिगर्स यहाँ पर, कुछ फैक्टर्स गिनाए जिसकी वजह हमने देखा कि जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, जो घरेलू बड़े नाम हैं, वो इतना भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या हिचकिचाहट है उनमें? ऐसी कौन सी बात है जो उनको भारतीय इकोसिस्टम में दाव लगाने से, पैसा लगाने से रोक रही है? देखिए, फंडिंग विंटर जो बोल रहे हैं सच है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 8 साल में 4 बार वैसी बात हुआ है। आपको याद होगा जब housing.com हुआ था, तब सब वैल्यूएशन आगे गए, फिर पैसा आना बंद हो गया। उसके बाद में और एक बूम आया, और तीसरी बात में कोविड के बाद और एक बूम आया। कोविड के बाद नीचे गया, बूम आया, अभी तो कम हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगले साल जनवरी फरवरी में ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी है यूएस में। ट्रेजरी बिल्स 4.32% तक गई है, और जब ट्रेजरी बिल ज्यादा पैसा मिलता है, लोग चाहते हैं कि उधर पैसा डालें, क्योंकि 4.3% 90 डेज में बहुत अच्छा रिटर्न है उनको डॉलर्स में। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब वो इंटरेस्ट रेट आगे ऊपर जाना एक स्टेबलाइज होगा, तब पैसा आएगा। अभी तो सीडी से सीरीज बी तक पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पहले ये साल 6 महीने में करीब 6-7 बिलियन डॉलर्स का पूंजी आई है, और मैं समझता हूँ कि दिसंबर के अंदर 10-11 बिलियन डॉलर्स का पूंजी होगा। और हमको याद होना है कि कैलेंडर ईयर 22 में 25 बिलियन डॉलर्स हुआ था फंडिंग, 21 में 42 बिलियन, और 20 में करीब 12 बिलियन हुआ था। सो अभी तो ये साल 10-11 बिलियन हो तो अच्छा है, लेकिन समझता हूँ कि अगले साल जनवरी में ज्यादा पैसा आना है, लेकिन वैल्यूएशन कम होगा। उतना बड़ा बड़ा चेक आने के लिए और भी समय लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो भी लिस्टेड कंपनियां से है, उनका वैल्यू ज्यादा होगा। अभी तो वो सुधार रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 3-4 महीने में अगले साल से ज्यादा फंडिंग आने का ज्यादा होगा। तो अब ये बताएं हमें कि जो फिलहाल फंडिंग विंटर को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, ये और कितनी गहरा सकती हैं, कितनी बढ़ सकती हैं? सो अभी तो ये साल 10-11 बिलियन हो तो अच्छा है, लेकिन समझता हूँ कि अगले साल जनवरी में ज्यादा पैसा आना है, लेकिन वैल्यूएशन कम होगा। उतना बड़ा बड़ा चेक आने के लिए और भी समय लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो भी लिस्टेड कंपनियां से है, उनका वैल्यू ज्यादा होगा। अभी तो वो सुधार रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 3-4 महीने में अगले साल से ज्यादा फंडिंग आने का ज्यादा होगा। चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते वो ऐसे सेक्टर्स या ऐसे इनोवेशंस, क्योंकि आपने कहा कि इनोवेशंस जो हैं वो नहीं रुकेंगे भारत में, और इनको बढ़ावा तभी मिलेगा जब सही तरह की फंडिंग मिले। लेकिन किन सेक्टर्स में आपको लगता है इनोवेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, या ऐसे कोई सेक्टर्स जहां पर फोकस करना चाहिए उद्यमियों को? क्या कहेंगे? देखिए, आज तो कुछ तो बहुत कुछ सेक्टर है। फिनटेक एक सेक्टर है जहाँ बहुत कंपनियां हैं, और एआई बेस्ड कंपनियां जो जो हॉरिजॉन्टल है, हर कंपनियां में उसमें बहुत स्कोप है। हेल्थ टेक में ज्यादा ज्यादा स्कोप होगा, सप्लाई चेन में ज्यादा स्कोप होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज क्या हो रहा है, जो कुछ सेक्टर में अगर वो स्टार्टअप अच्छा हो, इनोवेटिव हो, एक अच्छा टेक्नोलॉजी हो, उनको पैसा मिलेगा। अभी तो इन्वेस्टमेंट बहुत सेलेक्टिव हो गया। पहले क्या होता था, एक सेक्टर में कोई पैसा डालेंगे तो हर 10 लोग आकर दूसरे कंपनी में पैसा डालते हैं, फॉलो करते थे। अभी वैसा नहीं है, वो कंपनी पर देखकर पैसा डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्टर मैंने बात किया था, उसमें तो ज्यादा अगले साल इन्वेस्टमेंट आएगा। चलिए, मेरे ख्याल से इसी के साथ मोहनदास पई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए। तो विश्व उद्यमी दिवस पर हमारी ये खास पेशकश, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, और अब आप